Hello, dear students. Very good morning to all of you. So, beta, as you know, we are doing the very first chapter of your science, that is chemical reactions and equations. So, beta, as you know, we have already discussed the general topic regarding the chemical reactions and equation. That is, I have already tell you that what are chemical reactions and what are chemical equations and what are the characteristic properties of a chemical reaction and how can we write a particular type of chemical equation. मीन्स टू से हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में जनरल डिस्कशंस जो थी वो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस कर ली हुई हैं। जैसा कि आपको पहले बोला था कि ये कुछ एक्टिविटीज हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में, जैसे एक्टिविटी 1.1 है और इसके बाद एक्टिविटी 1.2, 1.3, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बेटा हम लोग लैब्स में परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो उसी के रिगार्डिंग जो केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये कि हाउ कैन वी चेक दैट गिवन पर्टिकुलर जो चेंज हो रही है वो एक केमिकल चेंज हो रही है, मींस टू से ये एक केमिकल रिएक्शन जो है वो वहां पे टेक्स प्लेस हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में। तो ये चीजें, इसके अलावा हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, हाउ कैन वी राइट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, मींस केमिकल इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो लास्ट वीडियो में ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और यू कैन से हाउ कैन वी बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, और उससे भी पहले एक और चीज डिस्कस करने वाली है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब होता है इसका, बैलेंसिंग का क्या मतलब है। तो बेटा सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग मीन्स टू से कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो स्पीशीज प्रेजेंट है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है, वो दोनों साइड्स के ऊपर इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, जितने रिएक्टेंट साइड पे एटम्स हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी वो एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो जब वो इक्वलाइज हो जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर, तो हम उस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को बोल देते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, मींस नंबर ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रिएक्शन becomes equal in case of balanced chemical equation. So now question arises, why do we need to balance a chemical equation? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। तो बेटा उसके लिए क्या है कि हम लोगों ने 9th में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए थे क्लास 9 स्टैंडर्ड में, और उनमें हम लोगों ने एक लॉ डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या था ये लॉ, दैट इज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, मींस टू से मैटर जो है ड्यूरिंग एनी और फिजिकल और केमिकल चेंज, ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं ना ही वो फॉर्म हो सकती है। ठीक है, मींस टू से यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे जो मास रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वो हमेशा इक्वल रहेगा। कोई भी रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली मींस उसका जो मास है वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को बनाया जा सकता है, मींस ना हम इंक्रीज कर सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। मास इन द टर्म्स, मास क्या है, मास इन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन समथिंग, वो मास होता है उसका। ठीक है जी, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी का मास क्या है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पीशी। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं,
एक गिवन केमिकल इक्वेशन को, जो कि रिप्रेजेंटेशन होती है एक केमिकल रिएक्शन की, उसको बैलेंस करते हैं। उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रेजेंट ऑन आइदर साइड्स, दैट इज प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, उनको इक्वलाइज किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ वी कैन बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा। तो इस केस में क्या होता है कि सिंपली कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं इसमें बैलेंसिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, केमिकल इक्वेशन है ये यहाँ पे, दैट इज सिंपली जिंक, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, व्हेन जिंक इज मेड टू रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये आपकी जो रिएक्शन है ये वर्ड इक्वेशन है, मतलब गिवन केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो इस वर्ड इक्वेशन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंबॉलिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन के सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वाले केस में कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक का सिंबल Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, और जिंक सल्फेट आपके पास ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये आपके पास प्रोड्यूस होता है यहाँ। तो इस केस में अब हमारा क्या काम है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उनको हमने बैलेंस करना है ऑन आइदर साइड्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बोलती है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू दोज ऑफ प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड से वो इक्वल होने चाहिए। तो इनको हमने देखना है कि या ये इक्वल हैं या नहीं। तो अगर तो इक्वल हैं दोनों तरफ, देन तो ओके, ठीक है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, वहां पे ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। लेकिन इन केस अगर ये नहीं है तो उस केस में बेटा हमने फिर यहाँ पे इसको बैलेंस करना होता है बाय, जो सिंपल मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मींस टू से हमने अपने आप ये एनालाइज करना है कि किस साइड के ऊपर कितने एटम्स कम है। तो जिस साइड के ऊपर, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट साइड के ऊपर नंबर ऑफ एटम कम है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो दोनों साइड पे इक्वल करने की कोशिश करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे के ऊपर भी और प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी। ठीक है बेटा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है सिंपली कि आपके पास जैसे ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये आपके पास कंसेप्ट है। तो इस केस में अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है कि हाउ कैन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बी बैलेंस, इसको कैसे बैलेंस किया जाए। नाउ हम क्या करेंगे, इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करेंगे ऑफ 3 कॉलम्स का। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट, सेकंड कॉलम में आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स मींस टू से इन द रिएक्टेंट्स, और थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। जैसे हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं, जिंक है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आपके पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 एटम्स हैं। जिंक एटम, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है। तो जब हम रिएक्टेंट साइड के ऊपर इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो जिंक एलिमेंट जो है रिएक्टेंट साइड के ऊपर कितना नंबर प्रेजेंट है, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये वाला जो है, इसमें आपके पास H2 हाइड्रोजन 2 है, S सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 एटम्स आर देयर। सिमिलरली ऑन द प्रोडक्ट साइड के ऊपर चले, आपने अब प्रोडक्ट साइड एनालाइज करनी है। ये वाले जो आपके प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड होती है जो आपकी कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जिंक के पास आपके पास सिर्फ 1 एटम है। जिंक फॉर्मूले में हम लोग जिंक सल्फेट के फॉर्मूला में एनालाइज करना है नंबर ऑफ एटम्स को। तो जिंक नंबर एटम कितने हैं, 1। हाइड्रोजन, ये वाले केस में हाइड्रोजन 2 है, ठीक। देन सल्फर इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। ये आपने एनालाइज कर लिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिए, मीन्स इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आपके पास क्या करना है, इसको इस केस में हमने इन दोनों, दैट इज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज करना, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जिंक 1 1 दोनों तरफ 1 1 नहीं है, हाइड्रोजन 2 2 है दोनों तरफ, सल्फर दोनों 1 1 नहीं है, ऑक्सीजन 4 4 है। मीन्स इस वाले केस में आप लोग देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब टोटल नंबर ऑफ atoms of different elements present on the reactant side is already equal to that of the atoms present on the product side. So there is no need to balance this equation because it is already balanced. ये already equation जो है वो balanced है, ठीक है बेटा? ओके, गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग ये चेक करेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी बैलेंस्ड है देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड एंड हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड। लेकिन कई केसेस में क्या होगा कि ये बैलेंस्ड नहीं होगी, जैसे और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में, आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल, आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है, ठीक है जी। ये वाली इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस वन, ये वाली इक्वेशन बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन एटम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है, वाटर H2O फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, इसके साथ रिएक्ट करवाया गया है और क्या बना Fe3 4, Fe3 4 आयरन ऑक्साइड बन गया आपके पास, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस केस में सिमिलरली जिस तरह से हमने पिछले केस में एनालाइज किया था उसी तरह से यहाँ पे भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप टेबल बना सकते हो, टेबल नहीं बनाना तो हम वैसे लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। नंबर ऑफ आयरन एटम्स दोनों साइड काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, हाइड्रोजन एटम्स काउंट करेंगे दोनों तरफ, इसी तरह से ऑक्सीजन एटम्स भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप वाइज अब करेंगे, पहले एक टेबल पहले में हम लोगों ने सीधा ही डिस्कस किया था, अब देखिए स्टेप वाइज कैसे होता है, ये सेकंड मेथड है, जैसे स्टेप एक एक स्टेप को कवर अप करके चलेंगे, मतलब एक एक एलिमेंट के। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये बेटा स्टेप वाइज बैलेंसिंग है, मींस अगर आपने स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, क्या बोलता है कंसेप्ट, रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स हैं उनको क्या करेंगे, बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक फॉर्मूला को किसमें, एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है बेटा। Fe, H2O, Fe3O4 एंड H2, ये वाला सारा केस यहाँ पे आप देख सकते हो। इस ऐसा करते समय ये याद रखना है आपने कि बेटा जो है जैसा है उसको एज इट इज ही लिखना है, हमने कुछ कोई भी चेंज नहीं करनी, वहां जितने एटम्स है उतने ही लिखेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करनी है, ये याद रखना है यहाँ। नाउ स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 है ये वाला आपका, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से वही जो अभी ऊपर वाले केस में किया, टेबल बना लीजिए, एक टेबल बनाकर वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लीजिए, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर। एलिमेंट कौन कौन से हैं, सेकंड कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वो कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड के ऊपर कितने एटम्स हैं। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आयरन का एक है रिएक्टेंट साइड के ऊपर, वाटर में हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन है कितने प्रेजेंट है 2, ऑक्सीजन एक ही है, ये तो हो गया रिएक्टेंट वाली साइड कवर। नाउ प्रोडक्ट वाले केस में देखेंगे आयरन कितने हैं 3 है, Fe एटम्स 3 है 3, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ये ऑक्सीजन 4, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, ठीक है। ये एनालाइज कर लिया हमने स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या किया, जो आपके पास बेटा केमिकल इक्वेशन थी उसको आपने बॉक्सेस में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको एक बॉक्स में लिखकर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नंबर ऑफ एटम्स को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को दोनों को अलग अलग करके बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बेटा, ये हो गया। नाउ स्टेप 3 क्या बोलता है, थर्ड स्टेप के केस में आप लोगों ने क्या करना है कि अब ये वाला स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, स्टार्ट करनी है बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये लाइन बेटा बड़े ध्यान से देखनी है, ये बैलेंसिंग विद द कंपाउंड
that contains the maximum number of atoms, means to say हमने उस पर्टिकुलर कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, इसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। वो कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। और उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे, सिलेक्ट द एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट करना है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। पहले तो कंपाउंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कंपाउंड सिलेक्ट कर लिया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। फिर कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स को एनालाइज करना है और उन एलिमेंट्स में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट के प्रेजेंट है, ठीक है। और इस तरह से जैसे यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो पूरे केमिकल रिएक्शन में ये जो है Fe3O4 ये वाला जो कंपाउंड है इसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं, 3 एटम्स आयरन के हैं, 4 एटम्स ऑक्सीजन के। तो हम इसको सिलेक्ट करके चलेंगे और इसमें से भी कौन सा एलिमेंट डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की नंबरिंग ज्यादा है आयरन से, यही बोल रहा है ना रूल, दैट इज एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, उस एलिमेंट को कंसीडर करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो Fe3O4 को हमने सिलेक्ट कर लिया एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन वहां से सिलेक्ट किया बैलेंसिंग के लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे इसको। हुआ क्या, इनिशियली आपको पता था इन द रिएक्टेंट साइड के ऊपर ये वाटर मॉलिक्यूल्स इन, मतलब ऑक्सीजन वाटर के केस में आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक ही था, ठीक है। यहाँ पे वाटर के केस में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस केस में, ये वाला केस जो है दिस वन, ये वाला केस जो है यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हो कि वाटर ओनली वन है, वाटर में ऑक्सीजन एक ही एटम प्रेजेंट है। तो वो यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं ये वाला केस दिस वन कि ऑक्सीजन जो है कहाँ से स्टार्ट की अपने बैलेंसिंग, ऑक्सीजन से करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। कंपाउंड कौन सा लिया, Fe3O4, क्योंकि सबसे ज्यादा एटम्स इसी में थे। और कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कंसीडर करके चलना है, कौन सा एटम कंसीडर करके चलना है जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड के ऊपर सिर्फ एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट साइड के ऊपर जब हम देखते हैं ऑक्सीजन को तो कितने हैं, 4 हैं बेटा, 4, ये लिखा है 4, ठीक है। तो टू बैलेंस करने के लिए जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाले तरफ, रिएक्टेंट की तरफ हम पूरे मॉलिक्यूल को, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को नहीं, सारे को जिसमें वो एटम प्रेजेंट है उस पूरे को ही कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4। जब इसको मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है, तो 4 4 क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे। जनरली बेटा ये मोस्टली यही होता है कि जिस तरफ मतलब हायर नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंगली हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, या तो उसके मल्टीपल में, मल्टीपल को मल्टीप्लाई करके करना है ताकि वो इक्वल हो जाए दोनों तरफ, या फिर वो उसी नंबर को जैसे इस केस में एक तरफ 1 था एक तरफ 4 था, तो हमने क्या किया, सिंपली 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ क्या हो गई, यहाँ पे रिएक्टेंट वाली तरफ भी 4 हो गए और प्रोडक्ट वाली तरफ भी 4 है ऑलरेडी। तो इस तरह से ऑक्सीजन इस केस में क्या हो गया, बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है जी। तो इस तरह से करते करते हम लोगों ने बाकी के केसेस भी डिस्कस करने हैं। ये आ गया आपके पास ऑक्सीजन का। नाउ अब नंबर ऑफ एटम्स हो गए। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला, जैसे कि मैंने बोला कि हमने फॉर्मूला चेंज नहीं करना कुछ, ठीक है, जो है उसको एज इट इज रखना है, फॉर्मूले के अंदर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके बाहर ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये हमने यहाँ दिखा, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया था ना वाटर को, यहाँ 1 था तो पूरे मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये 4 यहाँ पे लिख 4, ठीक है बेटा, ये 4 लिख दिया, यहाँ 4 इधर लिख दिया, उधर ऑलरेडी है, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, बैलेंस। ये होगी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको। पार्शियली मींस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बनी अभी, क्योंकि बाकी के एटम्स नहीं अभी बैलेंस हुए। इसी तरह से नेक्स्ट में चलेंगे। अब आगे क्या आपने करना है इस केस में, सिंपली दूसरे केस में स्टेप 4 में जाकर अब चलना है आयरन और हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हमारे पास बचे आयरन Fe और हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए। तो क्या करेंगे,
पिक एनी दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, किसी को भी, तो किसी को भी ले लेना है, आइदर हाइड्रोजन को ले लीजिए या फिर आयरन को ले लीजिए। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन को कंसीडर कर लेते हैं पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन में से। इक्वेशन आप वो लेनी है जो आपने अभी अभी बैलेंस की है, जिसमें से कुछ एटम्स को आपने बैलेंस कर दिया, ठीक है, वो वाली इक्वेशन से आगे चलना है आप उस केस में। तो अब आपके पास हाइड्रोजन, जैसे इस केस में इन्होंने हाइड्रोजन को लिया हुआ है, तो आप हाइड्रोजन को लेकर चलिए। जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया ये इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या था, हाइड्रोजन इनिशियली 8 थे, ठीक है, यहाँ पे 8 हो गए ना, जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 2 जा, ये मल्टीप्लाई होता है बेटा, जो बाहर नंबर होता है वो फॉर्मूले के नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई होना है, याद रखना। तो 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 रिएक्टेंट साइड के ऊपर, और प्रोडक्ट साइड के ऊपर बेटा कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, 2 हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट साइड पे 8 है तो बेटा प्रोडक्ट साइड पे भी 8 ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों तरफ 8 8 हो जाए। तो रिएक्टेंट साइड वाली तरफ तो 8 है, वो हायर नंबर है, प्रोडक्ट वाली तरफ 2 है। तो हमने क्या करना है कि 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 8 बन जाए। तो किस नंबर से करेंगे, 4 से। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन की भी बैलेंसिंग जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी। इस तरह से आप इसको इक्वेशन को लिख दीजिए। अब तो क्या बन गया, आयरन प्लस 4H2O, यहाँ पे हमने किया था पीछे, प्लस Fe3O4 वो है ही है, प्लस 4H2, 4H2। और क्यों, क्योंकि आपने 4 से बेटा मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ये आपने ये 4 से मल्टीप्लाई किया इसको, हाइड्रोजन को 2 इंटू 4 किया। 2 एटम्स थे हाइड्रोजन में ऑलरेडी, यहाँ पे ये देखिए 2 थे ऑलरेडी। तो आपने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 4 इंटू 2 क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो इसलिए ये 4 यहाँ पे इसलिए लगाइए, ये 4, तो ये बन गया 4 इंटू 2 8 हो गए। आपके पास अब क्या हुआ, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बैलेंस हो गए। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 8 8 हाइड्रोजन, 4 4 ऑक्सीजन, ये आपके पास बेटा हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ अब मूव करेंगे लास्ट एलिमेंट जो हमारे पास बचा। अब कौन सा बचा, सिर्फ आयरन बचा बेटा, बाकी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सिर्फ आयरन बचा, ये आयरन। इसी तरह से स्टेप नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम आयरन के लिए, ठीक है बेटा। आयरन के केस में अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट में स्टेप 5 में एग्जामिन द इक्वेशन, एक द थर्ड एलिमेंट जो बचा उसको ले लेना है। तो वहां पे आयरन आप इक्वेशन में हमने देखा था कि प्रोडक्ट जो आपके पास रिएक्टेंट वाली तरफ है उसमें आयरन 1 है, लेकिन प्रोडक्ट वाली तरफ आयरन कितने हैं, 3 हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ये आयरन कितने हैं, 3 हैं, ये 3 हैं यहाँ पे 3। तो रिएक्टेंट वाली तरफ सिर्फ 1 ही है, यहाँ पे आप 1 ही देख रहे हो। तो इस तरह से हम लोग इसको अब बैलेंस करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलेंगे, कैसे किया, वही टेबल बना लिया। इन रिएक्टेंट साइड के ऊपर ओनली 1 एलिमेंट इज देयर, मींस एक ही एटम है आयरन एलिमेंट का यहाँ पे, और प्रोडक्ट साइड के ऊपर 3 है। तो सिंपली क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 है तो 1 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और उधर भी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वलाइज करने के लिए इस तरह से हमने क्या किया, इसको 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ये इस इक्वेशन, ये देखिए 3 इंटू Fe प्लस 4 इंटू H2 को पहले किया था, Fe3O4 प्लस 4 इंटू H। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को एनालाइज करोगे तो बेटा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पूरी की पूरी इक्वेशन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड के ऊपर और प्रोडक्ट साइड के ऊपर, दोनों क्या हो गए, इक्वलाइज हो गए, ठीक है। 3 इंटू Fe मतलब 3 आयरन एटम्स हो गए और इधर भी Fe3 है, ठीक। 4 इंटू हाइड्रोजन 2 है, 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। यहाँ पे 4 इंटू 1 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने आई है, 4 है। इस तरह से आपकी जो है पूरी इक्वेशन जो है ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जो आपकी गिवन इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई। लास्ट स्टेप में 6th स्टेप में एक बार दोबारा से हमने करेक्टनेस चेक करनी होती है बैलेंस्ड इक्वेशन की, मतलब एक बार दोबारा से उसको एनालाइज कर देना है कि सारे के सारे एटम्स आइदर साइड्स के ऊपर, मतलब जितने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड पे हैं क्या उतने ही वो प्रोडक्ट साइड पे हैं या नहीं है। तो लास्ट स्टेप में एक बार फिर से उसको एनालाइज करके
दोबारा से आपने सही तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देना है विदाउट बॉक्सेस। अब अनबॉक्स्ड कर देना है, मींस केमिकल इक्वेशन जो आपने बॉक्स में लिखी थी अब उसको आपने क्या करना है, अनबॉक्स करके इस तरह से जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से आपने ये रिप्रेजेंटेशन कर देनी। ठीक है बेटा, इस तरह से करते आपके पास ये 6 स्टेप्स में आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक केमिकल इक्वेशन जो होती है वो एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देती है किसी केमिकल रिएक्शन की। अगर हम कहें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन के बारे में सब कुछ बता रही है, तो बेटा उस केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन जो है वो एनालाइज नहीं होती, क्योंकि अभी भी यहाँ पे एक चीज की डेफिशिएंसी है। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अभी तक एक चीज क्लियर नहीं हो रही है। वो कौन सी क्लियर नहीं हो रही चीज, वो कौन सी कंसेप्ट है, या आप कह सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से अभी भी ये केमिकल इक्वेशन अधूरी कहेंगे, हम इनकम्प्लीट कहेंगे, because this chemical equation does not give information about the state of the species which we use in the chemical reaction। ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस तो होगी, लेकिन अभी तक हमें इस केमिकल रिएक्शन में यूज्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हमने यूज किए हैं उनकी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि वो कौन सी स्टेट में हमने लिए थे, गैसियस स्टेट में लिए थे, सॉलिड फॉर्म में लिए थे, ठीक है, एक्वस मींस वाटर सॉल्यूशन में लिए थे, इस तरह से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन में जो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें एक तरह से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द केमिकल रिएक्शन, मींस नंबर ऑफ स्पीशीज, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से लेकर उनकी स्टेट्स तक ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो 6th स्टेप तक तो सिर्फ बैलेंसिंग हुई और हमें पता चल गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स थे, जो कौन कौन से एलिमेंट थे जो गिवन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और कौन कौन से प्रोडक्ट बने। नाउ लास्ट स्टेप में ये जरूरी होता है कि फॉर्मूलाज और सिंबल जो हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के लिखे हैं उनको स्टेट, उनकी जो स्टेट है केमिकल एक्चुअल केमिकल रिएक्शन में जब वो रिएक्ट करवा रहे थे जब हम उनको, तो उस केस में उनकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या थी, किस स्टेट में लिए गए थे, वो मेंशन करने जरूरी होते हैं इन द ब्रैकेट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, तो स्टेप 7 यही बोलता है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, ये जैसे ये लिख रहे हैं, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? नहीं बता रही। क्या ये पूछा जा रहा है कि क्या ये इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट स्पीशीज की स्टेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रही है? नहीं दे रही, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यहाँ पे बस ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 3 एटम्स आयरन के रिएक्ट कर रहे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और 1 मॉलिक्यूल पूरा Fe3O4 का बन रहा है और 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं। लेकिन इनकी स्टेट क्या है, कौन सी स्टेट में, मतलब सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, कौन सी स्टेट में लिए गए हैं, ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहां तक अगर हम करते हैं विदाउट सिंबल्स ऑफ द स्टेट्स, तो ये बेटा इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन कहलाती है, ये इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाती। But this equation does not provide us the complete information regarding the particular chemical reaction. So to make this particular chemical reaction or this particular chemical equation more informative, we have to represent the states of different species which actually participate in the chemical reaction. तो यहाँ पे जब इसमें ये लिया जाता है तो गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियो लेक्चर्स में। ये अगर G लिखा है तो इट मींस टू से गैसियस कंटेंट है, अगर L लिखा है तो इट मींस टू से लिक्विड है, अगर AQ है तो इट मींस टू से एक्वस होता है। एक्वस मींस वाटर, एक्वा, एक्वा से वर्ड बना है, एक्वस मींस वाटर सॉल्यूशन हमने कह सकते हैं।
और S मीन्स टू से सॉलिड। तो इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके साथ इस तरह से हम सिंबल्स लिखते हैं। हर एक फॉर्मूला के साथ ये सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जैसे आयरन के केस में सॉलिड फॉर्म में लिया गया है आयरन। जी मीन्स वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में लिया गया है, लिक्विड की फॉर्म में नहीं है। मतलब ये वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर कंटेंट जिसको हम बोलते हैं। और आयरन ऑक्साइड जो बना ये किसमें बना, सॉलिड में बना। ठीक है, इसकी नेचर क्या है, सॉलिड है। और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रिमूव आउट हुई है, वहां से इवॉल्व हुई है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। लग गया पता? तो इस तरह जैसे ये बोल रहा है ना यहाँ पे, नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। वाटर को स्टीम की फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है, नॉट लिक्विड फॉर्म। ये याद रखना बेटा। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट। जनरल केसेस में बहुत मतलब कई बार ऐसे होता है कि ये जो सिंबल्स वगैरह होते हैं ये यूज नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन याद रखना बेटा, जब तक आपकी केमिकल इक्वेशन में ये सिंबल्स नहीं होंगे तब तक वो केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या रहेगी, लेस इंफॉर्मेटिव रहेगी। वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाएगी रिगार्डिंग द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो टेक्स प्लेस हो रही है, ठीक है। बट ये मोस्टली आपको गिवन स्टेट्स जो है ये गिवन होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है ये उसी दौरान डिस्कस की जाती है। इनमें हम लोग अपनी तरफ से नहीं लिख सकते ये जो चीजें होती है। ये अगर आपको स्टेटमेंट में गिवन है तभी आप लिखोगे, ठीक है। अगर वहां पे कुछ नहीं है गिवन स्टेट के बारे में तो आप भी कुछ नहीं लिखोगे। क्लियर बेटा, ये याद रखना है आप लोग। सो नेक्स्ट इज, इसी में कुछ रिएक्शन कंडीशंस गिवन हो सकती हैं बाद में। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि टेम्परेचर अगर मतलब मान लीजिए हीट कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये 340 एटमोस्फियर, ये ATM, ये 340 ATM। ATM क्या होता है बेटा, ATM इज एटमोस्फियर। ये यूनिट्स ऑफ प्रेशर होते हैं बेटा, प्रेशर को मेजर करने के यूनिट्स होते हैं ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 340 एटमोस्फियर में रिएक्शन हो रही है, ये वाली मतलब प्रेशर की कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है। और इस रिएक्शन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, जो प्लांट्स में टेक्स प्लेस होती है। तो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो लिखा हुआ है ना, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये चीज। तो ये वाली जो चीजें होती हैं जो एरो के ऊपर डाली जाती हैं, ये कंडीशंस लिखाई प्रोवाइड करवाती हैं कि गिवन केमिकल रिएक्शन जो है वो किन कंडीशंस में हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है सनलाइट क्लोरोफिल, इसका मतलब है सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। यहाँ पे 340 ATM लिखा हुआ है, 340 मतलब ये प्रेशर की कंडीशन में यूज हो रही है। 340 एटमोस्फियर है, कई बार पास्कल लिखा होता है, ठीक है। ये सारे यूनिट्स ऑफ प्रेशर होते हैं बेटा। अगर टेम्परेचर है तो वहां पे आपका टेम्परेचर मेंशन हो जाएगा, जैसे 240 डिग्री या 24 डिग्री या 28 डिग्री, इस तरह से मतलब मेंशन होगा वहां पे। टेम्परेचर कंडीशन जो है वो मेंशन होगी उस केस में, अगर जो गिवन रिएक्शन है वो आपकी इसमें हो रही है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास पूरा टॉपिक था, हाउ टू बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन, ठीक। तो उसके बाद बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं ये कुछ, ठीक है, 6 नंबर पेज के ऊपर एनसीईआरटी के। जैसे व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ये वाली सारी आपकी बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, आपको वर्ड इक्वेशन दी गई हैं, आपने क्या करना है, बैलेंस्ड इक्वेशंस करनी है बेटा इनकी सभी, ठीक है। अब एक चीज बेटा आप अच्छी तरह से डिस्कस सुन लीजिए अच्छी तरह से, कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको एक चीज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, दैट इज द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स and symbols of different elements. This is very, very important, because without knowing the symbols of different elements or without knowing the chemical formulas of different species, you can't write the chemical equation. ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे पहले आपका क्या करना है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स को और डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के फॉर्मूलाज को लर्न करने की कोशिश करनी, ठीक है।
तो ये आपका जो 3 क्वेश्चन है ये आपका काम रहेगा, आपने इनके ऊपर वर्कआउट करना है थोड़ा सा, ठीक, और कोशिश करनी है कि इनको सॉल्व करो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होंगे कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर वर्कआउट जरूर करना है, ठीक है बेटा। ओके देन, टेक केयर। बट इस पूरे टॉपिक को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से आप लोगों ने रीड आउट करना है और थोरली अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू हैव टू आस्क। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।